हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी कोर्स बी का क्लास 10th का जो व्यावहारिक व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाक्य विचार। तो टॉपिक का आज का हमारा नाम है वाक्य विचार। और कोर्स बी के अंदर ये जो वाक्य विचार वाला टॉपिक है, ये 3 से 4 अंक के प्रश्न इस टॉपिक के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। वाक्य विचार को पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक चीजें हम देख लेते हैं कि वाक्य निकला कहां से है। इसके लिए सबसे पहले जानेंगे हम व्याकरण को, कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से समझाना, शुद्ध रूप से सिखाने का जो शास्त्र है, जो ग्रंथ है, उसको हम व्याकरण कहेंगे। और हिंदी भाषा के अंदर व्याकरण को हम 3 खंडों में, 3 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो विभाजित वाला जो प्रकार है वो है वर्ण। तो वर्ण विचार के अंदर जितने भी वर्णमाला, जितने भी वर्णाक्षर के जो प्रकार हैं, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, स्वरों के प्रकार हो, व्यंजनों के प्रकार हो, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, आगत, जितनी भी चीजें हैं ये सब हम वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब वर्णों की जानकारी हुई तो सेकंड नंबर पर जो व्याकरण का दूसरा आता है शब्द या पद, कि वर्णों से शब्दों की उत्पत्ति हुई। और व्याकरण के अंदर बहुत सारे शब्द आए हमारे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक, शब्द युग्म, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हमारे व्याकरण के अंदर दूसरे प्रकार में आई। और व्याकरण का तीसरा प्रकार है जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है, वाक्य। वर्णों से शब्द बने और शब्दों से हमारा क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तो सबसे पहली चीज हुई कि वाक्य की संरचना या वाक्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य की परिभाषा कि वाक्य है क्या। तो पदों की या शब्दों के परस्पर मेल से बनने वाला एक सार्थक, व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहा जाता है। कि शब्दों या पदों का एक ऐसा समूह जो आपस में परस्पर मिले और उससे एक सार्थक, व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह की अनुभूति हो, उनसे एक अभिव्यक्ति हमें मालूम पड़े कि वाक्यों से अभिव्यक्ति की अनुभूति होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की अनुभूति होनी चाहिए। ये वाक्य की परिभाषा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी शब्दों या पदों से हम जिस समूह का निर्माण कर रहे हैं, जिस समूह को, जिस सार्थक समूह को हम बना रहे हैं, उससे हमें अभिव्यक्ति मालूम हो कि मैं जो सोच रहा हूं या मैं जो लिख रहा हूं, उस लिखने वाली चीजों की हमें पूर्णतया उसकी हम अभिव्यक्ति दे पा रहे हैं, क्या उसके अर्थ को हम समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे। ये तमाम चीजें जो है वो हमारी वाक्य के अंतर्गत रखी जाएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। वाक्य विचार में हम परिभाषा के बाद
कि वाक्यों के प्रकार क्या हैं। तो अगला इसके अंदर है वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकारों में सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन। अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन। दूसरे नंबर पर जो वाक्यों के प्रकारों के अंदर आएगा वो है रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन। तो कहने का मतलब अगर हमें वाक्यों के प्रकारों को समझना है तो सबसे पहले जानना होगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार के होंगे और रचना के आधार पर वाक्यों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। क्योंकि अर्थ मतलब अगर मैं सीधे तौर पर बोल रहा हूं कि मैं खाना खा रहा हूं तो इसका मालूम पड़ रहा है कि यह वाक्य विधानवाचक हुआ, सकारात्मक हुआ या पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि यह काम करंट में चल रहा है। अगर मैं इसी प्रकार से पूछूं क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम गाना गा रहे हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो यहां पर जहां पर प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए और प्रश्नसूचक शब्दों के साथ क्वेश्चन मार्क लगाया जाए तो इसका मतलब इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ। तो कहीं पर तो हमें सकारात्मक चीज मालूम पड़ी, दूसरे पर हमें मालूम पड़ा कि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका आंसर हमने सकारात्मक तरीके से दिया। तीसरे नंबर पे अर्थ वापस चेंज हुआ, नहीं मैं खाना नहीं खा रहा, तो इसका मतलब मैंने जो प्रश्न पूछा गया है उसका सकारात्मक अर्थ आंसर नहीं दे करके नकारात्मक निषेधात्मक चीजों में हमने अर्थ दिया। तो इसका मतलब अर्थ के आधार पर वाक्यों में कई प्रकार के वेरिएंट होते हैं, कई प्रकार की वैरायटीज होती है, इसलिए सबसे पहला प्रकार जो रखा गया कि अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन। दूसरा जो वाक्य का जो प्रकार है रचना के आधार पर वाक्यों का किस प्रकार से भेद बताया गया कि ऐसे कौन से सोर्स रहे, ऐसे कौन से शब्द रहे या ऐसे क्या स्ट्रक्चर रहा, क्या ढांचा रहा कि हमें वाक्यों की अलग अलग प्रकार से रचना की गई। तो वाक्यों के स्ट्रक्चर के आधार पर, वाक्यों के ढांचे या रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन ये दूसरे नंबर पर हमें रखना पड़ा। सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य हुए, जबकि 9th क्लास का टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन, लेकिन हम वाक्य विचार पढ़ रहे हैं, वाक्यों का रूपांतरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इन सब चीजों की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार क्या है या वाक्यों का विभाजन क्या है। तो सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? विधानवाचक वाक्य। और विधानवाचक वाक्य को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य, जहां पर सीधे तौर पर हमें मालूम पड़े कि यहां व्यक्ति साधारण अर्थ की अनुभूति हो रही हो, सीधे तौर पर सकारात्मक अर्थ की अनुभूति हो रही हो, इस प्रकार के वाक्यों को हम विधानवाचक वाक्यों की श्रेणी में रखेंगे। दूसरे नंबर पर है प्रश्नवाचक वाक्य, कि जहां पर प्रश्नसूचक शब्दों की सहायता से आगे वाक्य का निर्माण किया जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जिन वाक्यों में हो, इसका मतलब इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्य कहेंगे, जहां पर प्रश्नों की सूचना संबंधी बातें
वहां मालूम पड़ रही हो। तो ये दूसरा प्रकार हुआ प्रश्नवाचक वाक्य का। तीसरा प्रकार निषेधवाचक वाक्य, मना करना, जहां पर नेगेटिव वाक्य हो, नकारात्मक वाक्य हो, इस प्रकार के वाक्यों को हम निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्यों के नाम से उनको हम जाना जाने लगेगा, जिसमें न, नहीं, मत, मना करने का भाव स्पष्ट हो, इस प्रकार के वाक्य आपके निषेधात्मक वाक्य कहलाएंगे। चौथे नंबर पर है आज्ञावाचक, कि जिन वाक्यों से किसी आदेश के बारे में मालूम हो, या आज्ञा सूचक। अब ये आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक क्या है? मैं बोलूं तुम खाना खाओ, तुम स्कूल जाओ, तुम क्रिकेट खेलो, तुम पढ़ाई करो, तुम तेज बोलो, धीरे बोलो, उठो, बैठो, इस प्रकार से जहां पर भी आज्ञा या आदेशात्मक फीलिंग हो, आदेशात्मक चीजों की अनुभूति हो, इस प्रकार के वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्यों के रूप में रखना पसंद करेंगे। पांचवें नंबर पर है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य मतलब जहां पर निर्देश दिया जाए, इंडिकेशन दिया जाए, किसी काम करने की सलाह दी जाए, तुम्हें यह काम करना चाहिए, तुम्हें उधर जाना चाहिए, तुम अच्छे विद्यार्थी हो, तुम्हें समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्यों की श्रेणी में रखना पसंद करेंगे। छठे नंबर पर है इच्छावाचक वाक्य। छठे नंबर पे आएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। मेरी जिज्ञासा है, मेरी इच्छा है कि सुमेधा को यह काम बखूबी रूप से करना चाहिए, तो मैंने अपनी इच्छा जागृत की, मैंने अपनी अभिलाषा जागृत की, या कोई जिज्ञासा जागृत की हो, इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो इच्छावाचक वाक्यों की श्रेणी में रखना हम पसंद करेंगे। सातवें नंबर पे आता है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य, कि जहां पर विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो। हुर्रे, इंडिया मैच जीत गया, ओह मुझे अफसोस है कि वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्यों के विभाजन से हम समझ सकते हैं कि किन अर्थों के माध्यम से वाक्यों को अर्थ के आधार पर अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है। दूसरे नंबर पर देखते हैं हम रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन। तो जो कि हमारे कोर्स के अंदर भी है कि रचना के आधार पर वाक्यों का क्या भेद है, क्या विभाजन किया गया है, तो इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। रचना के आधार पर वाक्यों का भेद। रचना के आधार पर वाक्य जो हैं वो तीन प्रकारों के बताए गए हैं। कितने प्रकारों के? तीन प्रकार के। पहला वाक्य जो है वह है साधारण वाक्य। पहला वाक्य है साधारण वाक्य, और इन वाक्यों को दूसरे शब्दों में सरल वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में कह सकते हो आप सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस। तो पहला जो रचना के आधार पर वाक्य हुए साधारण या सरल वाक्य, जिसको अंग्रेजी भाषा के अंदर सिंपल सेंटेंस के नाम से जाना जा सकता है। दूसरे नंबर पर है मिश्रित वाक्य।
दूसरे नंबर पर आता है मिश्रित वाक्य, यानी जहां पर दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नए वाक्य की रचना किया जाए, एक नए वाक्य का निर्माण किया जाए, उनको हम मिश्रित वाक्य के रूप में जानेंगे। और मिश्रित वाक्य को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है कंबाइन सेंटेंस, कंबाइन सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। तीसरे नंबर पर है संयुक्त वाक्य। तीसरे नंबर पर जिस वाक्य का नाम लिया जा सकता है उस वाक्य को कहेंगे हम संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य के अंदर भी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाएगा। मिश्रित वाक्य के अंदर भी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाएगा, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों को बनाने का तरीका, दोनों को बोलने का तरीका, दोनों को लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट तरीका होगा। इसलिए संयुक्त वाक्य को कहा गया जॉइनिंग सेंटेंसेस, जॉइनिंग सेंटेंसेस, ये आपको इंग्लिश के अंदर कहा गया। इस प्रकार हमने आज के लेक्चर में जाना कि वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य का अर्थ क्या है, कहां से वाक्यों को निकाला गया, वाक्य व्याकरण के कितने पार्ट हुए, और साथ ही साथ वाक्य के दो आधारों पर क्या इनका वर्गीकरण किया गया, अर्थ के आधार पर किस प्रकार से वाक्यों का विभाजन किया गया, और रचना के आधार पर किस तरह से तीन भागों के अंदर वाक्यों को डिफाइन किया गया, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य। धन्यवाद।